मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज 2 अक्टूबर है और शायद इसीलिए 2-4 लोग भी दिख रहे हैं। दैट मीन 2 अक्टूबर है इसीलिए 2-4 लोग भी दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो ये वक्त चल रहा है 21वीं सदी का 2021, अब हम लोग इतने डेवलप कर गए हैं कि अपने ही नेशन ऑफ फादर को मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी बापू तो कहेंगे लेकिन उनके थॉट पे चलने के लिए आज का युवा पीढ़ी तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज क्लास वीरान भी दिख रहा है। और ये हमें उम्मीद भी थी, इसलिए हमें दिल छोटा करना नहीं है। एक ही काफी होता है किसी भी युद्ध संग्राम के लिए, वन मैन आर्मी। कौन सी आर्मी? नॉन वायलेंस, नॉट वायलेंस। तो स्टूडेंट, मैं बोल ये रहा था कि आज 2 अक्टूबर है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। कौन सा गुजरात? वही गुजरात जिसके आज प्रधानमंत्री पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में भारत की किरकिरी किए हुए हैं। दैट मीन भारत का एक बैड इमेज जो जा रहा है वो भी आज गुजरात के ही एक ढोंगी महापुरुष कहा जा सकता है। तो अफसोस की बात है कि जिस सरजमी से गांधी जैसी, देखिए इनके नाम में ही लगा महात्मा यानी महान आत्मा का जिसको लक़ब दिया गया हो, उसी सरजमी से एक ऐसी भी शख्सियत उभर के आई जो इन दिनों मीडिया के सहारे अपने आप को महात्मा से भी ऊपर का दर्जा देने के लिए पूरी प्रयत्न की जा रही है। पूरी मीडिया को एक तरफ लगा दिया गया है झूठा प्रचार करने के लिए। लेकिन हकीकतन भारत आर्थिक स्थिति हो या सामरिक स्थिति हो या अन्य कोई सिचुएशन हो, उसमें बैक गया है। जो इसके विद्वान हैं उनसे आपको ये स्पष्ट यही मालूम पड़ेगा। और भारत की जो शान है ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत वीक हुई है। तो फिलहाल हम लोग इस कंडीशन में चल रहे हैं। इतना ही नहीं, उसी गुजरात से कहलाने वाले एक और हैं, मोटा भाई। समझ ही गए किसकी बात कर रहा हूं। बहरहाल तो लेकिन हमें गुजरात से प्रॉब्लम नहीं, बल्कि गुजरात में तो फख्र है कि गुजरात की सरजमी, गुजरात की धरती ने एक ऐसे महान आत्मा को जन्म दिया जिसकी श्रद्धा, जिसको पूजनीय व्यक्ति कहा जा रहा है सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड में। आज हम लोग उन्हीं के सिद्धांत को यहां देखने वाले हैं। और इस स्पीच के लास्ट में मैं आपको महात्मा गांधी का ओरिजिनल वीडियो दिखाने वाला हूं। यानी आप एक्चुअल में देखोगे कि हाँ महात्मा गांधी कैसे बोलते थे, उनकी आवाज कैसी थी और एटसेट्रा। वेल एक्साइटेड? तो वो हम लोग लास्ट में एंजॉय करेंगे। बहरहाल पहले महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद उनके द्वारा जो दिया गया थॉट्स है, जो उनके विचार हैं, वो आपको मैं देना चाहूंगा। देखिए इन दिनों हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि व्यक्ति विशेष के जन्म दिवस पर लोग मैसेज क्या जा रहे हैं। अभी मैसेज स्टोरी चल गई है, हर कोई अपना व्हाट्सएप फेसबुक पे सिर्फ उसका फोटो डाल रहा है और बड़े बड़े नेता समझ रहे हैं कि ऐसा कर लेने से हम अपनी जो जिम्मेदारी है उससे हम निजात पा गए। हकीकतन हो ये रहा है कि जिस व्यक्ति को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके दिन को, एक्चुअली में उनका जो कथन है, जो उनका जो जीवन है, जो उनके द्वारा बताए गए जो थॉट्स हैं, जो विचार है, वो हम तक आ नहीं पा रहा है। क्योंकि हम व्यक्ति विशेष के दिन को सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि किसी भी आदमी के जन्म दिवस को या उसकी महानता को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं
तो उसका सीधा सा उद्देश्य ये होता है कि हम उनके द्वारा बताए हुए जो विचार हैं उस विचार की गहराई तक पहुंचे और उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो आज हम लोग प्रण लेते हैं कि आज के स्पीच से जो चीजें यहां आपको बताई जाएंगी उसे हमें सिर्फ भाषण के रूप में सुन के एंजॉय नहीं करना है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसे फॉलो करना है। तभी आज के दिन को सेलिब्रेट करने का कोई फायदा होने वाला है, अन्यथा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं बता ये रहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गुजरात के पोरबंदर का सेंस ये है कि गुजरात का गांव एक जगह है पोरबंदर जहां इनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर लोगों के बीच वो बापू के नाम से भी पुकारे गए, विख्यात हुए, फेमस हुए। बापू दैट मीन बाप का दर्जा दिया गया। और किसके बाप का? भारत के बाप का, नेशन का, इसलिए उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। यानी इस भारत राष्ट्र के पिता उन्हें कहा गया। दैट मीन शॉर्ट इंडिकेशन मार दिया गया बापू। आई बात समझ में? आमिर खान की फिल्म में भी वाला गाना है बापू, याद आया कुछ? क्या बापू के बारे में वहां पर नहीं दिखाया गया, वहां पे बाप को इंडिकेट बाबू से किया गया। तो मैं बताना ये चला कि बापू का सेंस ही होता है फादर। और कौन सा फादर? तो नेशन का फादर, यानी राष्ट्र का फादर, राष्ट्र के पिता, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है हिंदी। आड़ी बात समझ में? नेक्स्ट, बापू ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से बचाया और अंग्रेज से फाइट करने में सबसे बड़ा रोल महात्मा गांधी का आता है। इसलिए मैंने अभी आपको कहा कि बापू ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सत्य और अच्छा, एक चीज दिमाग में आएगा, अक्सर बच्चे ये सोचते कि अंग्रेज को भगा दिया, मतलब बच्चे के दिमाग में तो जरूर AK-47 कुछ ना कुछ दम रहे होंगे, पूरा अंडरटेकर की तरह महात्मा गांधी। बच्चा के दिमाग में सर से ये बात आएगा, क्योंकि आज बच्चे जिस माहौल में परवरिश कर रहे हैं ना, वहां शक्ति का मतलब बस एक बच्चे को बताया गया है कि वो उतना ज्यादा शक्तिशाली, यानी कि शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होगा, वो एकदम ब्रूस ली का नाना होगा। ये बच्चे के दिमाग में बैठ गया है कि नहीं भाई? आज बच्चा शक्ति का सिर्फ एक ही पार्ट जानता है। इसमें कसूर हम जैसे टीचर्स का, यानी हम जैसे कहने का मतलब जो टीचर्स जो जाती है उनका प्रॉब्लम है। और सेकेंड, पहला पार्ट कोई अगर पढ़ाती है तो माँ पढ़ाती है। मैं पेरेंट्स को दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन उनके कमी को उजागर करना चाह रहा हूं, ताकि यहां से मैं मैसेज दे रहा हूं कि अपने बच्चों को शक्ति का मतलब अहिंसा भी बताया कीजिए। यानी शक्ति सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं होती है, शक्ति एक मानसिक भी होती है और कैरेक्टर यानी कि अखलाक की भी शक्ति, कोई शक्ति होती है। कोई शक्ति नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अखलाक माना जाता है। और गांधी जी इसमें पूर्ण रूपेण ढले हुए थे। इसलिए समझ लो इस बात को कि गांधी जी पूरी देश आजादी में सबसे बड़ा रोल निभाने वाला व्यक्ति कभी भी किसी पर वार नहीं किया और न करने का प्रयत्न अंततः अंत तक उन्होंने किया। आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए इस बात को कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। आप स्पीच लिख रहे हैं क्या? तो क्यों डॉक्टर बने हुए हैं? रेगुलर आपका कलम चल रहा है। जब कलम ही चलाना था तो घर पे बैठ लेते हैं भाई। वीडियो डलाएगा यूट्यूब पे, वहां से ले लीजिएगा। अभी आप लिखने पे रहिएगा तो मेरी बात को क्या फॉलो कीजिएगा, जबकि आप शुरू में पढ़ लिए हैं कि बात को फॉलो करना है। शुरू में मैंने आपसे ले लिया है। बता ये रहा था मैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कौन? वेस्टर्न कल्चर, दैट मीन फिरंगी, दैट मीन अंग्रेज। इतनी बड़ी शक्ति को हरा पाना बिना हथियार उठाए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस काम को सत्य करके किसी ने अगर दिखाया, उस व्यक्ति का नाम
जिसको आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना जी। लेकिन अक्सर होता है कि लोग जब महात्मा के बारे में बोलना प्रारंभ करते हैं तो उनकी अहिंसा की इतनी बात बताते हैं कि अगर किसी के दिल में अगर वो बात उतर गई ना तो पक्का वो सिर्फ और सिर्फ उस देश में महात्मा ही बनेंगे। उस देश में सुभाष चंद्र बोस और अशफाकुल्लाह खां और शहीद आजम भगत सिंह जैसे व्यक्ति फिर जन्म नहीं ले पाएंगे। जबकि किसी राष्ट्र को महात्मा गांधी और सुभाष जैसे दोनों व्यक्तित्व हो पाना ही किसी राष्ट्र का गौरव हो सकता है। आप याद कीजिए महात्मा गांधी के उन शब्दों को भी जो बहुत कम लोग आपको अब तक बताए होंगे। जब अंतिम समय था, यह समय था जलियांवाला बाग के बाद का समय, जब भारतीयों को इतना मजबूर कर दिया गया कि लोग अपनी जान खुद ले रहे थे, यानी सुसाइड कर रहे थे। जलियांवाला बाग का तो आप जानते हो ना, लोग कुआं में कूद के जान दे रहे थे। और उस वक्त में, बल्कि उसके बाद गांधी जी ने बहुत कम लोगों को ये शायद पता है, गांधी जी ने बजाते एक नारा दिया था, बोलो मेरे साथ, वो क्या था? करो या मरो। बिल्कुल सही बात है। ये आप समझ सकते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन इसका सेंस ये नहीं था कि उन्होंने पूरी जिंदगी गुलामी की तरह गुजार दिया। भाई अगर कोई आपको मार लात मारता रह जाए और आप ये कहो कि नहीं, गांधी जी ने बताया कि एक झापर कोई मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो और दूसरा पे भी मार देता, इसके बाद तो गांधी जी ने नहीं बताया। गांधी जी का सेंस क्या था पहले ये समझिए। गांधी जी का सेंस ये था कि अगर आप पे कोई, देखो नहीं, मिसकंसेप्ट है ये, और मिसकंसेप्ट ऐसी मंच से होता है क्योंकि कभी भी स्पीच जो है ना पूर्ण रूप में होती नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो 100% चीजों को डील करते हो। हम भी यहाँ पूरा डील नहीं कर पाते समय का, लेकिन जिस पॉइंट को बोले उसको तो पूरा कर देने दो। बहुत ज्यादा पॉइंट को लाएंगे नहीं तो फिर बहुत समय लग जाएगा। गांधी जी का ये कहने का सेंस नहीं था कि अगर कोई एक झापड़ मारे तो दूसरा मारे तो तीसरा चौथा मतलब मार खाते हो, ऐसा सेंस है। उनका कहने का सेंस ये था कि अगर कोई आप पे अत्याचार करता है तो आप उसका जवाब अत्याचार से नहीं देंगे, आप उसको हुस्न अखलाक यानी कि अच्छे कैरेक्टर से आप उसका आंसर देंगे। क्या यही तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं थी? तो सेम तो है भाई। लेकिन महात्मा गांधी कई सालों तक नो डाउट इस चीज पर वो कायम रहे कि कोई हमको कितना भी मारे मैं उसको जवाब नहीं दूंगा। लेकिन महात्मा गांधी का जो अंतिम क्षण आता है वहां पे उन्होंने ये नारा दिया, करो या मरो का। और याद कीजिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तालीम को जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप पे कोई अत्याचार अगर कर रहा है तो आप अगर उसे बर्दाश्त करते हैं तो आप बेहतर हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं बदला लेना तो आप उस व्यक्ति को उतने ही ताकत से आप जवाब दे सकते हैं जितने ताकत से आपको वो क्षति पहुंचाया है। महात्मा गांधी इसी चीज पर फिर लास्ट में वो भी आ गए थे। और आपको पता होनी चाहिए, बहुत कम लोगों को पता है कि महात्मा गांधी ने अनेकों थॉट्स दिए हैं अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और उन्होंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी तारीफ उन्होंने की है। उन्होंने कहा था कि भारत आजाद होने के बाद हमें भारत में वैसे शासक की आवश्यकता है जो खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हो, यानी उनकी सखावत को बहुत ज्यादा लाइक करते थे। क्यों करते थे मैं एक लाइन बता देता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी एक पूर्ण रूपेण ईमानदार आदमी थे। पूरी जिंदगी उन्होंने धोती कपड़े में गुजार दी, एक कपड़े में गुजार दी। जब से उन्हें लगा कि ऐसा करना है, स्टार्टिंग में कोट पैंट पहनते थे, ये भी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जब से उन्हें लगा कि मैं एक कपड़े में काम चला सकता हूँ, इसकी भी एक कहानी मैंने बताया था। जो एक लेडी जो आती है उनके सभा में,
उसके बाद से उनका माइंड उनका चेंज हुआ, उनको शॉक लगा, उसके बाद फिर वो एक ही कपड़ा में पूरी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। बहरहाल तो मैं बता ये रहा था कि हजरत उमर की बात बता रहा था। एक लाइन बताता हूँ आपको, क्योंकि देखो बहुत लोगों को यही नहीं पता कि हजरत उमर थे कौन। ये दूसरे राजा थे, यानी खलीफा थे अरब के। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद पहले खलीफा बनते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और सेकंड खलीफा बनते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक वाक़या बता देता हूँ ईमानदारी का, ये इससे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में अगर कहीं भी मिल जाए ना तो हमें मैसेज कर देना या फिर ट्वीट कर देना हमें। ईद का वक्त था, शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत ही सैड है, थोड़ा सा मैं खुद ही गंभीर हो जाता हूँ तो साइड से बता के निकल लेता हूँ। ईद का ज़माना था और मैं बता दूँ वो कौन सा ज़माना था। उस वक्त में अरब सबसे ज़्यादा धनी कंट्री में एक था, जैसे क्या दुबई है। सबसे आर्थिक स्थिति वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहीं की थी अरब की हो गई थी। यानी मुसलमानों की स्थिति में जो सुधार हुआ था मादी हालात में, वो दौर था हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। ईद का दौर आता है और उनकी वाइफ कहती है भाई बच्चे लोग के पास कपड़ा नहीं है, थोड़ा कपड़ा बनवा दिया जाए। तो हजरत उमर बोलते पैसा तो मेरे पास है नहीं। कौन है वो? राजा है। कहाँ के? अरब अमारात, जो उस वक्त की सबसे बड़ी शक्ति थी। आज भी बड़ी शक्ति है, लेकिन आज तो बहुत सारी कमियां आ गई हैं अरब में। तो वाइफ ने मशवरा दिया कि अब एक काम करें, आप अपने खजांची को बुलाइए, यानी कि जो गृह मंत्री थे उनको बुलाइए, आप उन्हें कहिए कि 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी हमें दे दें, उस पैसे से आप अपने बच्चे का मतलब कपड़ा वपड़ा बनवा दीजिएगा। तो उन्होंने बुलाया अपने खजांची को, जो पैसा वैसा संभालते थे, यानी वित्त मंत्रालय जो होता है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आप हमें किसी कागज पर साइन करके दीजिए कि आप अगले मंथ तक क्या जिंदा रहेंगे, क्योंकि इस्लामिक तालीम तो यह है कि जब तक आप कोई सेवा ना करें तब तक उस सेवा का आपको पैसा ले नहीं सकते। और देने वाले को यह कहा गया कि मजदूर को पैसा इतना जल्दी दे दिया करो कि उसका पसीना भी बदन से न सूखने पाए। ये दोनों बात है। तो बहरहाल जब ये हजरत उमर को सुनना था तो उनकी आंखें खुल गई कि वाकई में ये तो बहुत टफ है। और अंततः फिर क्या होता है, मैं सारा को बोल मार के सीधा रिजल्ट पे आता हूँ। होता यह है कि उस ईद के अवसर पर राजा का बच्चा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे और बेस्ट फ्रेंड में एक थे, उसके बावजूद वो बच्चे पुराने कपड़े में ईदगाह जाते हैं। आज बताइए, आपको लगता है ये खाली बोलते हैं कि कुछ होगा तो झोला लेके चल देंगे, झोला लेके आए तो झोला लेके चल देंगे? बोलने में मिस्टेक कर गए नरेंद्र मोदी साहब। उनको बोलनी चाहिए था कि झोला लेके आए थे बोरा लेके जाएंगे। क्यों? कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। मेहुल चौकसी, नीलम मोदी, कौन सा बहुत सारा लंबा लिस्ट है जिन्होंने भारत के अरबों खरबों पैसा लेके ये लोग भारत से भाग गया। आए दिन आप जानते नहीं है कि आपको जैसे मान रखिए कि राजोपट्टी को डेवलप करना है, सपोज है, किसको नहीं पता है कि अगर बिहार सरकार के पास अगर 1 महीना का अगर इन्वेस्टमेंट अगर आता है 10 करोड़ रुपया, उसमें से मुखिया तक पहुंचते पहुंचते वो 1 करोड़ से भी कम हो जाता है, और उसके बाद काम होता है कुछ लाख का। किसको नहीं पता है? क्या नरेंद्र मोदी को नहीं पता है? अगर ईमानदारी से काम होता, जिस ईमानदारी की का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आपको भारत लगता है 1 मंथ में सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। तो ये दुनिया के सामने बताने की जरूरत नहीं कि भाई ईमानदारी से तो काम नहीं हो रहा, ये तो फिक्स है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इस तरह से ढेरों एग्जाम्पल है हजरत उमर के बारे में जो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया, आप हल्ला मत करें, कि भारत में क्यों हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह बादशाह होनी चाहिए। बहरहाल यहां तक क्लीन है मामला, आगे बढ़ता हूं। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर फिरंगियों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर किया, और अंततः भारतवर्ष से भगाने का भी जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो तो महात्मा गांधी को ही जाता है।
और कमाल की बात है, देखिए भारत की सभ्यता क्या है ये सीखनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को और उस जैसे कट्टर समर्थक को जो चौथी, क्या हमको लगता है कि पहली फेल है, चौथी फेल वाला कहावत इन पे सेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन लोगों का इतिहास बहुत बुरा है, बहुत बुरा इतिहास है। नरेंद्र मोदी साहब खुद ही कई बार गलत इतिहास बोल दिए। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, है दम तो केस करो या फिर यूट्यूब पर क्या कहते हैं उसको, कंप्लेंट ठोको, फिर इधर से मैं प्रूफ देता हूँ कि कहाँ कहाँ नरेंद्र मोदी ने गलत इतिहास का सहारा लिया। बहरहाल बता मैं ये रहा था कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर फिरंगियों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके अहिंसा के सिद्धांत में पूरी दुनिया ने सलाम किया और यही वजह है कि पूरी विश्व आज का दिन विश्व अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस के रूप में मनाता है। ये आप लोगों को शायद नहीं पता हो कि आज का जो दिन है ये विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, दैट मीन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया के सामने महात्मा गांधी से बड़ा कोई अहिंसक व्यक्ति नहीं था। अभी के दौर में यानी कि मॉडर्न युग की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व ने इस बात को माना है कि महात्मा से बड़ी कोई आत्मा नहीं है इस नए दौर में। तो अमेरिका और पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, आज के डे को सेलिब्रेट करती है और यही भाजपाई लोग इससे पहले, बस 1 साल पहले की बात कर रहा हूं, इन्होंने 2 अक्टूबर के अवसर पर महात्मा यानी कि महात्मा जयंती के दिन इन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी का पुतला बनाकर इन्होंने इसको शूट करने का काम किया था और वो अभी विधायक या किसी पोस्ट पर है, क्या नाम है। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया और यही वजह है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस के तौर पर भी मनाता है। महात्मा गांधी के विचार की अगर हम बात करें, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है, ये तो पूरा आपको इंट्रोडक्शन में चला गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे महात्मा गांधी के विचार के बारे में। तो महात्मा गांधी के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और अभी हम कुछ आपको ऐसे विचार बताना चाहेंगे जो बहुत आसान है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो आप आसानी से समझ सकते हो। मैं ज्यादा टफ की मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि उसको समझाने में फिर और ज्यादा समय लग जाएगा। 4 लाइन को समझाने में इतना समय लग गया, बाकी पता नहीं आपके लिए क्या होगा। तो बिल्कुल आसान सी बात करते हैं। पहला पॉइंट, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। दैट मीन इंसान अपने विचार से बना होता है। आप कहोगे सर ये क्या क्षिति जल पावन गगन समीरा कहाँ चला गया? अरे भैया वो तो है, यहाँ पे व्यक्ति के बनने का मतलब नहीं जैसे चूल्हा पे खाना को बना दिया जाता है कैसे बना, बल्कि ये है कि आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे कर रहे हो, ये सेंस है यहाँ पर। यानी आप अपने लाइफ को किस तरह से बना रहे हो, वो सेंस है यहाँ पर। तो व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, यानी जैसा आपका विचार आप वैसे प्राणी बनते हो, यानी वैसे व्यक्ति बनते हो। वह जो सोचता है वही बन जाता है। तो जरूरी है कि आप अपने सोच को परफेक्ट रखें। अगर आपका सोच अगर ऐसा है कि भाई हमें पढ़ लिख के जो है ना वो एक बिजनेसमैन बनना है, और कैसा बिजनेसमैन? राजा पट्टी वाला। तो फिक्स है कि ज्यादा से ज्यादा आप वही बन पाएंगे, क्योंकि आपका समझो क्यों, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा कि जो सोच लगा वैसे नहीं, इसका मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूं। सीधी सी बात है कि आप अगर ये सोचेंगे कि हमें एग्जाम में जो है ना 80% मार्क्स लाना है, तो आप पक्का 80% के लायक अपने पूरे एज को झोंक दोगे, यानी पूरी अपनी ताकत को झोंक दोगे उसमें। अब कोई बंदा ये सोच ही ले कि नहीं मुझे एक आलू की दुकान खोल के बैठनी है, तो ज्यादा से ज्यादा वो आलू की दुकान खोल सकता है, लालू की दुकान तो खोल नहीं पाएगा, यानी अच्छे अच्छे राजनेता को तो नहीं दे पाएगा। सीधी सी बात है। तो जरूरी है कि आप अपने सोच के म्यार को ऊंचा कीजिए। भले आपको लग रहा हो कि यार वहां तक तो मेरा आज तक कोई पूरे खानदान में नहीं पहुंचा,
वे बकलोलवा, खानदान में तो पढ़ो नहीं किया था पहले कोई, तो तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तो खानदान से तुम्हारा क्या लेना है यार? तुम्हारी शक्ति एक अपनी जगह पर अलग है। हर इंसान में एक वो शक्ति होती है जिसके बल पर एक व्यक्ति पूरे विश्व को जीत सकता है। और हुआ नहीं था विश्व विजेता अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। तो होता है भाई, इस बात को तो हमें मानना होगा। बहरहाल गांधी जी के इस लाइन को मैं फिर से बोल दे रहा हूं, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। सेकेंड, विचार महात्मा गांधी का, खुद वो बदलाव बनिए, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आई बात समझ में? कितना गजब लाइन है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और यही सोच चाणक्य का था और यही सोच स्वामी विवेकानंद का भी था। आई बात समझ में? फिर से मैं इसका लाइन बोल के हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं, हालांकि बहुत आसान है, समझ ही गइएगा। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दूसरे में देखना चाहते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि राजू पट्टी में अगर कुछ कमियां है तो आप उस कमियों को सिर्फ बोलकर आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, बल्कि आप खुद अपने अंदर वो सुधार लाइए जो सुधार आप यहां देखना चाहते हैं। मैं अगर अपना एग्जांपल लूं तो कोचिंग डाला गया तो उस टाइम में लोग बहुत लोगों ने कहा कि कहां कोचिंग डाल रहे हैं, परेशान हो जाइएगा। सही बात, परेशान क्या कि टूट गए राजू पट्टी को जोड़ते जोड़ते, लेकिन कुछ तो जुड़ा ना। अगर हम कहीं और जाके एग्जांपल दे देंगे राजू पट्टी में कोचिंग खुलने वाले थे लेकिन वहां का बच्चा तो पढ़ने ही वाला नहीं है, तो ये कमेंट करके आप क्या कर रहे हो? क्या राजू पट्टी सुधर जाएगा ये कमेंट करने से? अगर नरेंद्र मोदी से अगर प्रॉब्लम है तो खुद क्यों नहीं नरेंद्र मोदी से अच्छे शासक बन जाते हो? ये कहा था एक और व्यक्ति ने, चाणक्य ने। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य की शिकायत थी कि आचार्य रवि ऑर्डर दीजिए तो मैं ये सत्यानाश कर दूं, एक आप हमें सिर्फ परमिशन दीजिए और मैं घनानंद के पूरे राज्य को तबाह करके आ जाता। वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो चाणक्य ने जवाब दिया था कि आप खुद में वो बदलाव बनिए जो आप दूसरे में बदलाव लाना चाहते हैं। यानी उनके कहने का मतलब था कि आप अभी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अगर घनानंद में अगर कमी है तो आप खुद क्यों नहीं उस लायक बन जाते, ताकि वो सत्ता लड़के नहीं आपको यूं ही मिल जाए। और ऐसा ही हुआ ना कि युद्ध हुआ लेकिन बहुत कम हुआ। वहां के जो अमाद से तो कोई एक झापड़ की लड़ाई भी नहीं हुई। ऐसी पूरे भारत को चंद्रगुप्त ने जीत लिया। किसके थॉट से? चाणक्य। और इसी चाणक्य का विचार स्वामी विवेकानंद से होते हुए महात्मा गांधी तक पहुंचा। और इसी विचार का सबसे ओल्ड वर्जन जो है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं तो इन सारे लोग के विचार को एक ही श्रेणी में तोलना चाहता हूं। और ये मत भूलो कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, विचार अगर एक हैं तो यकीन मानो भले किसी का नाम हो मोहन मदन और गांधी, लेकिन उम्मीद करते हैं उस ईश्वर, उस परमात्मा से जिसको बनाने वाली शक्ति वही है, कि वो जरूर ऐसे लोगों की गिनती उसी के साथ करेगा जिस जैसी उसकी विचार है। यानी आप समझ ही गए कि मेरा इशारा किस तरफ है। समझ के जो ना समझे वो ना समझ है मेरी नजर में। तीसरा लाइन, अपनी गलती को स्वीकार करना। हफ्सा जी इसको गौर से सुनिएगा और बाकी लोग, अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है। झाड़ू लगाने में क्या होता है?
कचरे साफ हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो तो भाई साहब एक्चुअली में आप अपने कमी को खत्म कर रहे हो। क्या मैंने आपसे कहा नहीं है क्लास में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अब तक कि अगर मैं क्लास में कहीं गलती करता हूं तो क्लास में ही टोको, लेकिन तरीके से टोको, क्योंकि एक्चुअली में वो सुधार मेरे में होना है। तो हकीकत मानिए जो चीज मैं पढ़ रहा हूं कोशिश कर रहा हूं उसको फॉलो करने का, और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको भी अपने अंदर उस व्यक्तित्व आचरण का निर्माण करना होगा जो व्यक्तित्व महात्मा जैसे आत्मा की थी। महात्मा जैसे आत्मा का सेंस ये कि महात्मा जैसे और भी जितने लोग विचार वाले थे। तो अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है जो सतह को चमकदार और साफ कर देती है। यानी आप अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो तो जिस तरह से झाड़ू किसी सतह को चमकदार और शफाफ बना देता है, इसी प्रकार से आपके अंदर जो कमियां होंगी वो दूर हो जाएंगी, जो कचरे वो साफ हो जाएंगे और आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन जाओगे। आई बात समझ में? कितना अच्छा लाइन है। और अंततः महात्मा गांधी ने उन जालिमों को मुखातिब करते हुए भी कुछ पंक्तियां कही जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं और यातना भी दे सकते हैं, यहां तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर दे सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहां तक कि आप मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को नष्ट नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है तो महात्मा गांधी खुद है। और महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि मेरा प्रवचन, मेरा सीख, मेरा जीवन ही है। हुआ ये गांधी से उन्होंने बड़ा जिद किया, भाई कोई प्रवचन दिया जाए, प्रवचन दिया जाए। उन्होंने आए स्टेज पर एक लाइन कहा कि मेरा प्रवचन मेरा जीवन है, ले लो मेरे जीवन को मिल जाएगा प्रवचन। और ये सत्य है। गांधी तो इस आंख से तो ओझल हो गए, लेकिन इनके विचार आज भी इस हिंदुस्तान के फिजाओं में ही नहीं, पूरे दुनिया की हवाओं में और कण कण में बसा है, क्योंकि गांधी उस विचार के व्यक्तित्व के निर्माण करने वाले थे जिस व्यक्तित्व की बुनियाद खरबों मिलियंस ऑफ पीपल्स में बस चुकी है और इसे मिटाना असंभव है, क्योंकि भारत राष्ट्र एक मिटने वाला राष्ट्र नहीं बल्कि ये अग्रसर होने वाला राष्ट्र है। और भारत के राष्ट्रपिता का दर्जा अगर किसे दिया गया है तो वो है महात्मा गांधी। आज के मैं अपने भाषणों को इन्हीं वाणियों के साथ विराम देता हूं और श्रद्धा से, सिद्ध दिल से ये प्रार्थना करता हूं कि महात्मा की महान आत्मा को ईश्वर शांति तो होगी ही, नो डाउट, और शांतिमय बनाए। आमीन। इनकलाब महात्मा गांधी ESC। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो स्टूडेंट, अभी आपको वो वीडियोस प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ जिसकी बात मैंने अपने लेक्चर के शुरू में मैंने आपको कही थी
कि गांधी जी का एक्चुअल सीन, ओरिजिनल वीडियोस जिसमें गांधी जी खुद चल रहे हों, बोल रहे हों, वो वीडियो मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो आइए इसको शुरू करते हैं। लेट अस माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आंधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हो झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बाबू, अपने ही हो गए धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। Subscribe your channel Excellent Study Center. Press bell icon for latest educational videos.